गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर आपका स्वागत है मोशन एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। आपके सामने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है, पीछे आपको दिख ही रही होगी। ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। क्या है बच्चों? ये भारत का सुप्रीम कोर्ट आपको दिख ही रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कई लैंडमार्क जजमेंट इस बॉडी ने दिए हैं, इस संस्था ने दिए। तो आज एज यू ऑल नो, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कि आखिर ये किसका गठन कैसे होता है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनकी पावर्स क्या हैं, पावर्स को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, और किस हद तक भारत में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना योगदान निभाया है बच्चों। ठीक है, इससे पहले के जो लेक्चर्स थे, मैं चाहूँगा बच्चों आप वो सारे लेक्चर्स जाए के देखें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता दूँ, ये बिल्डिंग जो है आपको कहाँ मिलेगी? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आपको ये बिल्डिंग मिलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है बच्चों, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सबसे पहले इसका जिक्र संविधान में कहाँ है? ठीक है, तो बच्चों संविधान में इसका जिक्र आर्टिकल अनुच्छेद 124 से 147 और भाग 5 में पार्ट 5 में होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में विस्तृत डिटेल डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी पावर्स क्या है, कैसे कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जानने से पहले हमें ये देखना है कि ये होता क्या है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये सबसे बड़ा न्यायालय होता है देश में। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा न्यायालय कोई है ओहदे में, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एज यू कैन सी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपनी एक हिस्ट्री है बच्चों। आप सोचोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान में इसका मेंशन है, अच्छा ठीक है, तो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें न्याय या जस्टिस की आवश्यकता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। अब आप सोचो कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, हम क्यों इतना डेमोक्रेसी को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है बच्चों? देखो, डेमोक्रेसी को बच्चों इतना प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी में एक चीज़ है जो बिल्कुल फिक्स है, जो मिलेगी ही मिलेगी, वो है जस्टिस, न्याय। तो न्याय आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा डेमोक्रेसी जो सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है, वहाँ पे आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर आपके साथ में कोई भी अन्याय हुआ है या कोई भी आपके सामने आपको लगता है कि आपको न्याय की आवश्यकता है, जस्टिस आपकी चाहिए, तो आपको आपकी जस्टिस जो है बच्चों वो सिक्योर की जाती है बाय द जुडिशरी। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को जानने से पहले आपको ये समझना है कि डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जस्टिस बच्चों। जस्टिस में, जस्टिस आपको कैसे मिल सकती है? अब जस्टिस को देने के अलग अलग तरीके हैं बच्चों। अलग अलग तरीके कैसे? कि जस्टिस को, आपको याद है पहले के टाइम पे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एंशिएंट मिडिवल, उस समय राजा जो किंग था वही सब कुछ था, सारी पावर्स उसके पास थी, वही जस्टिस देता था, लॉ भी वही बनाता था। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा कैसे समझेंगे, हर बार हम कोई टॉपिक लेते हैं तो मैं आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड हमेशा बताता हुआ चलता हूँ। देखो बच्चों, एक चीज़ आपको और समझनी है, हालांकि ये चीज़ मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। मैं चाहता तो सीधा टॉपिक पे मूव कर सकता था, बट फिर भी आपको ये टॉपिक या फिर जो एडिशनल नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था कि लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3। लेजिस्लेचर्स, विधायिका, फिर आपका एक आता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, फिर आपकी आती है जुडिशरी। तो बच्चों 3 ऑर्गन्स हैं किसके? गवर्नमेंट के। किसी भी देश में अगर आपको सरकार चलानी है तो उसके 3 मुख्य ऑर्गन होंगे बच्चों, आपके सामने हैं। एक तो है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा आपके सामने बच्चों है जुडिशरी। अब देखो बच्चों, लेजिस्लेचर वो जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी वो जो लॉ को प्रोटेक्ट करती है। अब आप देखोगे कि यहाँ सेंटर में, ट्रायंगल के सेंटर में एक पॉइंट मैं बनाऊँ और तीनों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ बच्चों, ध्यान से देखना, तो आपको मिलेगा कि तीनों को अलग अलग तरीके से दूर कर रखा है इस पॉइंट ने, इस ट्रायंगल के पॉइंट ने तीनों को दूर कर रखा है, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ। बच्चों इसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन।
मतलब लेजिस्लेचर की अपनी एक शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव की बच्चों अपनी एक शक्तियां हैं, जुडिशरी की अपनी एक शक्तियां हैं, और तीनों की शक्तियां, तीनों की पावर्स अलग अलग हैं। कोई भी एक दूसरे के जोन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर या पावर का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। क्यों? क्योंकि बच्चों हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी में अगर एक ही काम, सारे के सारे काम किसी एक ही व्यक्ति को दे दिए जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो व्यक्ति तीनों कामों को ढंग से नहीं निभा पाएगा या वो बायस्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कोई एक्स है, एक्स ने क्या किया, एक्स एक लेजिस्लेचर है, उसने लॉ बनाया, वाई एक एग्जीक्यूटिव, उसने लॉ को इम्प्लीमेंट किया, और जेड जुडिशरी में है जो लॉ को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों अलग अलग हैं, और तीनों अलग हैं तो एक्स का काम सिर्फ लॉ बनाना, वाई का एग्जीक्यूटिव करना, और जेड का है जुडिशरी, मतलब इसको प्रोटेक्ट करना। तो चांसेस बहुत कम है कि ये जो लॉ बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट ये करेंगे और उस लॉ को प्रोटेक्ट करेगी जुडिशरी। अब बच्चों अगर ऐसा होता कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको मैं ख़त्म कर दूं, अगर आपको उस तरह के इसको हटा दे तो क्या होगा? देखो, कहने का मतलब है यहाँ से लेजिस्लेचर इस पॉइंट पे आ गया, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं तो कैसा होगा, बस वो दिखा रहा हूँ बच्चों आपको। सोचो, लेजिस्लेचर इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ से एग्जीक्यूटिव इस पॉइंट पे आ गया, जुडिशरी इस पॉइंट पे आ गई, सारी सत्ता एक जगह केंद्रित हो गई, सारी की सारी पावर है वो एक जगह कंसंट्रेट हो गई। और बच्चों ये कौन है? किंग, राजा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेडिवल और एंशिएंट टाइम पे राजा होते थे, तीनों के तीनों ऑर्गन्स उसके अकेले के पास होते थे, तभी तो उसको हम क्या बोलते थे? ऑटोक्रेसी। ध्यान रखना बच्चों, राजतंत्र, ऑटोक्रेसी। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी। तो तीनों के तीनों जो फंक्शन है गवर्नमेंट के अलग अलग होने चाहिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे? लोकतंत्र मानेंगे, और जुडिशरी में जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, राजा के हाथ में अगर लॉ बनाने की पावर है तो वो अपने लॉ को गलत साबित क्यों करेगा? वो हमेशा चाहेगा कि उसने जो कानून बनाया उसका पालन हो, और जो पालन नहीं करेगा उसको वही सज़ा देगा। तो मतलब लॉ का काम भी वही कर रहा है, एग्जीक्यूटिव भी वही कर रहा है, जुडिशरी का काम भी वही कर रहा है। तो पूरे चांसेस है कि वो बायस्ड होगा, एक न्यूट्रल चीज़ हमको सामने निकल करके नहीं आएगी। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना। हमेशा इंडिया में भी यही सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का बच्चों, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब जुडिशरी। अब जुडिशरी हमको क्या देगी? जस्टिस प्रोवाइड करेगी। जस्टिस में भी जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम किस तरह का सिस्टम चाहें। इंडिया में कैसा सिस्टम हो? ऐसा सिस्टम हो कि मान लीजिए ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि एक ही सुप्रीम कोर्ट हो, या पूरे इंडिया में एक ही कोर्ट हो। पर हमने ऐसा सिस्टम नहीं अपनाया। हमने क्या किया? अमेरिकन मॉडल को अपनाया, जिसमें एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, सबसे पहले आपको पता है कि बिल्कुल नीचे लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या मिलेगा? स्टेट। स्टेट पे आपको मिलेंगे हाई कोर्ट, और इसके बाद में आपको मिलेगा यूनियन या फिर सेंटर, वहाँ पे मिलता है आपको सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सेटअप है जुडिशरी का, ये यूनिफॉर्म है और हिरार्किकल फॉर्म में, मतलब एक के बाद एक, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं। आप अपील भी करते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में करोगे, फिर आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या सीधा सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हो। तो ये सिस्टम है जुडिशरी का, इंडिया में यूनिफाइड है। हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट है, हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अगेन बैक टू टॉपिक। देखिए, अब आ जाओ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ठीक है बच्चों। बैकग्राउंड अगर क्लियर है तो फिर सुप्रीम कोर्ट बहुत इजीली समझ में आएगा। पहला पॉइंट लिखा है कि ये जो है, इस टॉपिक में आप क्या देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों आपके सामने, कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ऑर्डर है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है? या हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी अपील नहीं की जा सकती। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। अधिक से अधिक आपको जस्टिस, या आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, आपने लोअर कोर्ट्स में अपील की, कोई केस आपका चल रहा है, आप उस केस में आपका कोई भी फैसला आया, आप जीते हारे, अगर आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है और आप किसी और कोर्ट में जाना चाहते हैं, ऊपर के कोर्ट में, तो आप अपील करोगे, पर अपील आपकी एंड कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट पे बच्चों, ये ध्यान रखना। ये पॉइंट सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील,
हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब ये क्या है बच्चों, आपको पता है हमारा देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, एज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा कोई कोर्ट होगा तो वो कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। ये सारे इसके जो ये नाम है, इनकी जो खासियत है ये सारी आपसे पूछी जाएगी। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बच्चों मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, किसी भी मैटर को जुडिशरी दोबारा से रिव्यू करती है या जुडिशरी उस चीज़ को रिव्यू करती है और देखती है कि वो चीज़ सही है या गलत है। किसके बेसिस पे देखती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी है उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब किसी चीज़ को कोर्ट के अंदर लीगली चैलेंज करना जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा लॉ गवर्नमेंट ने बना दिया है जिससे आपको तकलीफ़ या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उस लॉ को चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियली रिव्यू करेगा उस लॉ का कि वो लॉ सही है या नहीं है। ध्यान रखना, वो ये नहीं कहेगा कि लॉ की ज़रूरत है या नहीं है, ये पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। हमारा कोर्ट तो ये सिर्फ ये देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से अकॉर्डिंग वो लॉ बना है कि नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ बना हुआ है बच्चों, तो फिर उसको पास कर देते हैं, नहीं बना तो उस लॉ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, सिंपली जुडिशरी द्वारा दोबारा उस मैटर को रिव्यू किया जाना अगर कोई उसको कोर्ट में चैलेंज करता है। अब आपको पता है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट का क्या मतलब है, पहले कि हम काफ़ी लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे एक तो सेंटर है यूनियन, और यूनियन के साथ में बच्चों आपको पता है कि हमारे यहाँ पे स्टेट्स भी है। स्टेट्स कितने हैं, 20 स्टेट्स हैं हमारे पास, 28 राइट नाउ प्रेजेंटली। इसका मतलब इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल का मतलब क्या हुआ, स्टेट और यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज़ का, कि हम साथ हैं। इसका मतलब इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। अब जिसको ये नहीं पता, हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेडरल का मतलब क्या हुआ, इट इज़ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। आपको ध्यान रखना है, जो आपके यूनियन है प्लस स्टेट, उसके बीच में एक समझौता हुआ है, उसी को बोलते हैं फेडरल। तो इंडिया इज़ ए फेडरल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। मैंने कहा कि हायरार्की फॉलो होती है ऊपर से लेके नीचे तक, और वही हायरार्की कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखी है। और 3 स्ट्रक्चर एज यू नो हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट बेसिकली कुछ नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही बोलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। समझ में आया बच्चों। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितनी भी बातें यहाँ पे दी गई हैं, इन सब के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है कि सर हाँ हमने पढ़ लिया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये होता है, इनके बारे में ये सब बातें लिखी गई हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र भी है, ठीक है। तो सर कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा? भाई कोई आर्टिकल तो होगा जिसमें लिखा होगा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। हालांकि वो आगे भी आएगा, पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ बच्चों। आर्टिकल 124 ये कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। बच्चों कंफ्यूज मत होना कि सर हमने कहीं किताब में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट को एक से ज़्यादा जगह भी खोला जा सकता है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को डिटेल में जानना ज़रूरी होता है पहले कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसकी सीट्स बहुत सारी जगह हो सकती है। अब आप कहो सर ये क्या बता दिया आपने। देखो बच्चों, अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि सीट का क्या मतलब है, कितनी जगह हो सकती है, उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की जो संख्या है बच्चों वो है 34। कितनी है बच्चों? 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठते हैं? जजेस, न्यायाधीश। न्यायाधीश में एक मुख्य जज होते हैं, उनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उनको मिला करके आज की तारीख में 34 जज हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, और ये केसेस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, पहले 31 थे, पर एक कानून पास हुआ सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ 2019, उसमें 31 से 3 बढ़ा दिए 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में गलती मत करना, 34 किसको मिला के हैं, आप 35 मत कर देना कि 34 प्लस CGI, नहीं, 34 के अंदर ही आपके आते हैं कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब 33 + 1, 33 + 1, 33 कौन? अदर जजेस, और 1 कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI। ठीक है बच्चों, तो आई होप प्रेजेंट स्ट्रेंथ आपको क्लियर हो गई होगी। कई बार एग्जाम में बच्चों देखा गया है कि NDA वगैरह या CDS वगैरह एग्जामिनेशन में
कई बार बच्चों एग्ज़ाम में यूपीएससी ये भी पूछता है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आपको याद है बच्चों 1950 के आसपास जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो पूछेंगे बच्चों कि उस समय जजेस कितने थे, तो आप वो भी बता देना। बिल्कुल सिंपल है कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी, फिक्स थी, कितनी 8, कितनी 8, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। इसका क्या मतलब है, राइट नाउ कितने हैं, 34। कैसे है, आपको बोलना है 33 तो अदर जज है प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने, 1। ठीक है बच्चों, पहले शुरू में कब, बाबा आदम के ज़माने में नहीं, 1950 की बात हो रही है, उस समय टोटल कितने थे, 8। कैसे, 7 + 1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और पार्लियामेंट, अब आपके मन में अगर सवाल आता है कि सर ये जो जजेस हैं इनकी जो संख्या बढ़ाई या घटाई जाती है, ये काम कौन करता है, तो बच्चों ध्यान रखना ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट एक लॉ बना करके इनकी संख्या को कम या ज़्यादा कर सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ 2019, जिससे 31 से 34 किया गया। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक मोटा आइडिया ले लिया कि क्या होता है, प्रेजेंटली उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, पहले बच्चों उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी। अब बच्चों हम एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक हिस्ट्री है। अब आप कहोगे सर इसकी हिस्ट्री कहाँ से आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन में बना होगा। अब जिन बच्चों ने हिस्ट्री अब तक नहीं पढ़ी है तो उनको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू कि हमारे इंडिया आज़ाद होने से पहले 1947 से पहले आपको पता है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था। 1947 में वो एंड हुआ। ब्रिटिश रूल अगर चल रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी कोई ना कोई जुडिशियल सिस्टम तो अपनाते होंगे। भाई उस समय भी तो लोग चोरी चकारी होती होगी, उस समय भी लोग मर्डर होते होंगे। देखो ब्रिटिशर्स ने भले इंडिया के साथ कुछ भी किया हो बच्चों, वो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, पर आप ध्यान रखना वो हमेशा एक बात बोलते थे, बड़ी अजीब बात है, बड़ी हिपोक्रेसी नज़र आती है। वो बोलते थे रूल ऑफ लॉ, कि हम रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलते हैं, कि जो कानून में लिखा है कानून का राज होगा। पर अगर कोई इंडिया की हिस्ट्री पढ़े, स्पेशली ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री, तो आप कहोगे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ, ये हुआ वगैरह हुआ। बच्चों वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस हिस्ट्री में से ये खोज के निकालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में वहाँ क्या है। आप समझे बच्चों, कई बार एक आधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे आ सकता है आपके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का इतिहास कहाँ से चलता है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, और वो कहता है कि कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहाँ बना बच्चों, रिपीट करो, कलकत्ता में। कहाँ बना, कलकत्ता में, एग्जाम में ध्यान रखना। और कब बना था बच्चों, 1772। ठीक है, हालांकि एक्ट बाद में पास हुआ, पर एस्टेब्लिशमेंट पहले हो चुका था, ये ध्यान रखना। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना, कलकत्ता में। अब आप सोचोगे सर कि इसको और, हालांकि मैं और ज़्यादा डिटेल में जाके इसके बारे में और चर्चा नहीं करूँगा, पर एक छोटी सी बात है जो आपको फिर पता होनी चाहिए। और वो बात क्या है, देखो बच्चों, बात यह है कि अगर आप उस समय के भारत को देखो तो आपको 2-3 चीज़ें मिलेगी। क्या मिलेगी, देखो बच्चों, आपको याद है उस समय बम्बई या बॉम्बे एक सिटी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नीचे आपको पता है मद्रास, और यहाँ पे आपको पता है बंगाल। अब आप कहोगे सर आप हिस्ट्री में कहाँ घुस गए पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते। देखो बच्चों, मेरा काम है कि मैं आपके कंसेप्ट जीरो से बिल्कुल क्लियर करूँ। उस बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी पूरा पता होना चाहिए। तो 3 जगहों से ब्रिटिश रूल किया करते थे, और ये 3 जगह थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। इनको बोला जाता था प्रेसिडेंसी। क्या बोला जाता था, प्रेसिडेंसी। यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठा करते थे, गवर्नर्स बैठा करते थे। तो प्रेसिडेंसी मतलब कि 3 प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना, कलकत्ता में बना। फिर सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे मद्रास और बॉम्बे में भी बनाया गया। मतलब आप हैरान हो जाओगे कि सर आज तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बंगाल और मद्रास में भी बनाया गया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आप इसको डिटेल में देख भी सकते हो। कहाँ पे, कि देखो सुप्रीम कोर्ट मद्रास और बॉम्बे में बनाए गए। कब बनाए गए, आपके सामने लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट कब। और ये बात है 1800 और 1823 की। किंग जॉर्ज 5 या 3rd, एक तो जो किंग जॉर्ज 3rd है उनके टाइम पे ये बनाया गया। और
कहाँ पे? मद्रास और बॉम्बे में। तो बच्चों ध्यान रखना, 2 और जगह बने, दैट इज़ द मद्रास एंड द बॉम्बे। तो कुल मिला के अब सुप्रीम कोर्ट कितने हो गए? 3 ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। बट होता क्या है कि जब ये सिस्टम आगे चलता रहा तो देखना इंडिया की पॉपुलेशन भी रैपिडली ग्रो की, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट है ना, ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट मतलब दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रहेगा। तो वहाँ पे आलतू फालतू के केस नहीं चलेंगे, किसी की बकरी गुम हो गई, कुछ गुम हो गया तो हर कोई जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस लेके, तो दैट इज़ नॉट फिजिबल। सो उन्होंने एक एक्ट पास किया, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। 1861 में लगभग आप देख रहे हो 30-40 साल बाद एक एक्ट पास होता है। इस एक्ट का नाम ही है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। मतलब इन्होंने बोला कि भैया हाई कोर्ट बनाए जाएंगे। अच्छा, अब तक क्या था? अब तक सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। तो इन्होंने कब बोला? 61। बच्चों ये एग्जाम में पूछा जाएगा, 61 में जाके हाई कोर्ट बनेंगे। कहाँ बनेंगे? प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस किसको बोलते हैं बच्चों? उस समय के स्टेट जो थे उसको प्रोविंसेस कहा जाता था। बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। जैसे राजस्थान भी एक प्रोविंस था, ये भी ध्यान रखना। राजपूताना एक प्रोविंस था पूरा। यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रदेश। तो इन्होंने क्या बोला कि हाई कोर्ट बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? बोले भैया सुप्रीम कोर्ट हटाओ। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिए गए बच्चों? अबॉलिश कर दिए गए। ये ध्यान रखना, स्टोरी बिल्कुल साफ है। कलकत्ता में सबसे पहले बना, फिर मद्रास सुप्रीम कोर्ट में क्या बना? सुप्रीम कोर्ट। इन 2 जगह भी बना, फिर हाई कोर्ट बनने हुए तो तीनों की तीनों सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया, ठीक है भैया। फिर क्या हुआ? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना, एक और नया कोर्ट बना दिया। कब बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप सोचोगे सर ये क्या है, इनकी कन्फ्यूजन वाली नीति है, पहले सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं, फिर उसको हटाते हैं, फिर हाई कोर्ट बनाते हैं, फिर फेडरल कोर्ट बनाते हैं। देखो बच्चों, ये आपको ये पॉलिसी में चेंजेस क्यों दिखाई दे रहे हैं? जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको हिस्ट्री में मिलेगा। हिस्ट्री में कैसे? आप बोले सर पॉलिटी का आंसर हिस्ट्री में। देखो बच्चों, क्या हुआ है कि इंडिया में जो रूल करने आते थे वो अलग अलग गवर्नर जनरल्स थे, वासराय आए, ठीक है। तो जो जैसा पर्सन इंडिया में आता था उसकी जो सोच होती थी वो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। कैसे? कि वो अगर कहेगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का एबॉलिश करना है तो एबॉलिश हो गए। उन्होंने कहा कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए तो वो उसकी स्थापना की गई। तो डिपेंड करता था कि लोकल पॉलिटिक्स उस समय क्या चल रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता था। तो फेडरल कोर्ट 1935 के एक्ट में बनाया गया। फाइनली जब हम 1947 में आज़ाद हो गए तो फेडरल कोर्ट को ही चेंज किया गया। ध्यान रखना बच्चों, ये फेडरल कोर्ट जो 1935 में बना ना, इसी को क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 1950 में इसकी कार्यवाही की शुरुआत होती है, मतलब फंक्शनिंग इसकी शुरू हो जाती है। कोर्ट तो पहले से ही स्टैब्लिश था। और ये कहाँ बना था? दिल्ली में बना था। ध्यान रखना बच्चों, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फिर उसी को चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब कोई भी लॉ जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा वो भारत के सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। दैट प्लीज़ रिमेंबर दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई भी जजमेंट देगा, कोई भी ऑर्डर देगा, कुछ भी आदेश आएगा, सारे कोर्ट, जितने भी कोर्ट है इंडिया में, सबके ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उनकी पावर है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है कि सर सुप्रीम कोर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि है कहाँ पे, अभी रिप्रेजेंटली कहाँ सिचुएटेड है, तो आप कहोगे सर दिल्ली में है। बिल्कुल अच्छी बात है, दिल्ली में ही है, लिखा हुआ भी है। तो ये सीट का क्या मतलब है? फिर कोई अलग से हॉट सीट है क्या उनके लिए, चेयर पानी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे सीट से मतलब है प्लेस का, प्लेस या फिर बेंच। ये समझना बहुत ज़रूरी है, प्लेस या फिर बेंच। बेंच मतलब 3-4 जजेस आपस में मिलते हैं, उनकी एक टीम बनती है, उसको बोलते हैं बेंच। क्या किस लिए बनती है सर? वो इसलिए बनती है ताकि किसी भी केस को सॉल्व किया जा सके, किसी भी केस की सुनवाई की जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले या कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया बच्चों, तो उन्होंने तो एक ही बात बोली। क्या बोला? कि भैया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट होगा कहाँ बच्चों? दिल्ली में। तो फिर और क्या बोला साहब? तो उन्होंने बोला कि अच्छा हम एक काम करते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में। अब उनको भी पता है कि आगे चल के जनसंख्या बढ़ने वाली है, केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उनको ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट कितने इस्टेब्लिश करने हैं। तो राइट नाउ दे इस्टेब्लिश कहाँ पे? दिल्ली में। तो उन्होंने एक बात लिख दी साथ में, क्या लिखा? कि हम ऑथराइज़ करते हैं। किसको ऑथराइज़ करते हैं भैया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये ताकत देता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। किस बात की? कि वो चाहें तो किसी और जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट की सीट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली सीट उखाड़ लो, उसको कहीं और जाके लगा दो, है ना, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है किसी और जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है
ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पावर दी है, प्रेसिडेंट को नहीं बच्चों, गलती मत करना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है बच्चों, तो क्या उनको जब मन चाहे वो ऐसा कर सकते हैं क्या? उनका मन चाहे कि भैया मैं तो अंडमान निकोबार में सुप्रीम कोर्ट खोल देता हूँ, मज़ा आया मेरे को भाई, रिटायरमेंट के बाद वहीं रहना है, क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? साथ में एक चीज़ और है, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। बच्चों ये बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा कि सर मैं मतलब कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि सर मैं दिल्ली के अलावा कलकत्ता या बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की एक सीट बिठाना चाहता हूँ, मतलब एक ऑफिस खोलना चाहता हूँ, ताकि वहाँ के लोग दिल्ली ना आए, वहाँ के लोग इतना दूर ट्रैवल ना करें। जस्टिस का मतलब ये भी है कि जस्टिस बहुत इकोनॉमिकल होनी चाहिए बच्चों, ये कंसेप्ट है पॉलिटी का, कि आपको न्याय तो मिल रहा है पर बहुत महंगा न्याय। कोई मजदूर है किसी कंपनी के खिलाफ, या वो बहुत दूर दराज इलाके में रहता है, उसको दिल्ली आना पड़े, उसके पास इतने पैसे ही ना हो, तो उस जस्टिस का वो क्या करेगा कि उसके खाने के लाले पड़े हैं, तो ऐसी जस्टिस उसको नहीं चाहिए। तो इसलिए ये ऑथराइज़ कर रखा है कि कहीं और सीट खोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है भैया? सुप्रीम कोर्ट, सर आपने बता दिया सुप्रीम कोर्ट ये करता है वो करता है, तो उसमें जजेस जो है उनको कौन अपॉइंट करता है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? कि अपॉइंट तो करेगा प्रेसिडेंट। बोला अच्छा, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा, तो पिछले लेक्चर्स में अपन ने देखा था कि प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है? प्रेसिडेंट तो हमेशा एडवाइस मानेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इनकी एडवाइस पे हमेशा काम करेगा ये। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे सर इनडायरेक्टली जजेस को अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही तो कर रही है। अगर सर मैं आपकी इतनी ही बात मानूं कि प्रेसिडेंट ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनडायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं जजेस को। तो क्या जजेस की जो इम्पार्शलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, क्या वो बरकरार रहेगी? तो देखो बच्चों सवाल तो उठना चाहिए और लाजमी भी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो खुद जुडिशरी ने निकाला, न्यायपालिका ने बोला कि भैया अच्छा आप हमको अपॉइंट करोगे, अच्छा तो आप हमको अपॉइंट करोगे तो भैया हमसे भी पूछो। ऐसा किसने बोला? जुडिशरी ने बोला। जुडिशरी कौन? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। क्योंकि आप देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो ये चांसेस है कि फेयर अपॉइंटमेंट ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अपॉइंटमेंट फेयर नहीं होगा, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार ट्रांसपेरेंसी या फिर ऐसे जजेस अपॉइंट हो जाए जो गवर्नमेंट को फेवर करते हो, फिर तो दिक्कत की बात है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये निकला। तो पहले तो आप ये समझो कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये क्लियर हो गया। सबसे पहले एक एक करके चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था टोटल नंबर जज कितने होते हैं बच्चों? 34 होते हैं। इसका ब्रेकअप कैसे था कि सर 33 तो अदर जज, एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं, ये बहुत खास लग रहा है हमको। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अच्छा, कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। कब? आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। मतलब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछेगा भैया हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर रहे हैं, तो आपसे सलाह चाहिए, हाई कोर्ट से भी पूछ सकता है, और किसी और जिसको उस प्रेसिडेंट को लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, उन सबसे पूछ के अपॉइंट किसको करेगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ताकि अब वो पूछेगा क्यों? क्या ऐसे घर घर जाके पूछेगा नहीं बताओ आप किसको बनाना चाहते हो ऐसे वैसे? ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, वो प्रेसिडेंट के पास एक फ़ाइल भेजते हैं, उस फाइल में नाम होते हैं 4-5, उन नामों में से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव किया जाता है। हालांकि आज जो होता है प्रेजेंटली बच्चों सिस्टम ये है कि प्रेसिडेंट का तो कुछ भी रोल नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, किताब की बात नहीं रियलिटी बताऊं, आज की डेट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही एक नाम दे देता है किसको? प्रेसिडेंट को, और वो अपॉइंट कर देते हैं CJI को। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात है? देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि CJI को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले और जजेस से पूछताछ कर लेंगे। ये तो प्रेसिडेंट कहता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये आपको अपने एग्जामिनेशन में लिख के आना है। पर कुछ बच्चों को अगर दिलचस्पी होती है कई बार कि सर हकीकत में कैसा होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। कि देखो जो भी CJI होता है ना प्रेजेंटली, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी है राइट नाउ, राइट, तो अगर मान लीजिए उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है 2 अप्रैल, कि भाई उनका जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, वो ख़त्म होने वाला है। अब कैसा अपॉइंट होगा सर? हकीकत में कैसे अपॉइंट होंगे?
तो क्या होता है ना बच्चों, जब इनको पता है कि मैं 2 तारीख को जाने वाला हूँ तो 3 तारीख से कोई नया सीजीआई बनना चाहिए, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, जो जाने वाला सीजीआई होता है, आज की डेट में 2021 में क्या सिस्टम चलता है वो बता रहा हूँ। जाने वाला सीजीआई क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के, ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आप सीजीआई चुन रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चुनोगे ना। तो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में से ही सबसे सीनियर मोस्ट जज का नाम प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करके जाता है 2 तारीख से पहले। अब आया समझ में? तो क्या होगा, सब बिल्कुल ठीक बात है, सबसे सीनियर तो होना चाहिए ना भाई, उसकी तो इज्जत होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट सबसे सीनियर है। प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, प्रेसिडेंट करता है अच्छा ठीक है लो भैया साइन कर दिया, नया सीजे आ गया, ख़त्म। पर ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना बच्चों आपको, ये तो सिर्फ मैंने इसलिए बताया है जिसको जानने की इच्छा हो कि सर रियलिटी में कैसा होता है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में तो आपको ये लिखना है कि वो सबसे कंसल्ट करता है। अब एक चीज़ है बच्चों ध्यान रखना, एक केस हुआ था, 3rd जजेस केस 1998, ये आप ध्यान रखना। बाकी सारी फालतू बातें आपको मैं नहीं कहूँगा, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। और केस क्या हुआ था बच्चों, देखो उस केस में था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला, क्या बोला कि जो ये प्रेसिडेंट पूछताछ करता है ना भैया पहले अपॉइंट करने से पहले, तो ये जो पूछताछ करेंगे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले किसको अपॉइंट किया बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके पास आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। तो अब कौन बच गया, 33 जजेस। तो इनको कैसे अपॉइंट करेंगे, तो आप कहोगे सर हमने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो अपॉइंट कर लिया, कैसे अपॉइंट किया कि प्रेसिडेंट ने और सबसे पूछा, सीजीआई को अपॉइंट कर दिया। पहली बार तो ये प्रोसेस फॉलो होगा, आज की डेट में ये प्रोसेस फॉलो होता है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली बार जब सीजीआई अपॉइंट हुए होंगे तो क्या पहले कोई सीजीआई बना होगा, नहीं बना होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, उस समय कोई पहले बार सीजीआई तो होगा ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम जो सीजीआई बने होंगे वो इस प्रोसेस से बने होंगे, बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट ने पूछताछ करके अपॉइंट कर दिया होगा। बाद में तो फिर ये प्रोसेस चलता रहा। अब आप कहोगे सर अच्छा इसका मामला तो ख़त्म हो गया, इनका क्या हुआ 33, इनको कैसे अपॉइंट करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास सीजीआई तो आ गया ना, बोला हाँ ठीक है, तो आप कुछ मत करो, प्रेसिडेंट को बोलो कि इससे पूछ ले, क्या पूछना है इससे, कि सुप्रीम कोर्ट में अच्छे आदमी कौन है। क्या ये बात ठीक लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अच्छे आदमी कौन है। तो अब मान लो प्रेसिडेंट ने इससे पूछा कि बताओ किस आदमी को मैं सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करूं बच्चों। तो ये क्या करेंगे, अब अगर आप सोचो कि एक ही आदमी से पूछ रहा है, प्रेसिडेंट एक ही आदमी से पूछ रहा है, तो चांसेस है ना कि वो अपने फेवरेबल आदमी को अपॉइंट कर दे जजेस में सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने एक केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, उस केस का नाम क्या है, 3rd जज केस 1998, आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि कोर्ट ने बोला कि जो कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, जो इससे पूछेंगे उसको क्या बोलते हैं, कंसल्ट करना। तो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस से पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है चीफ जस्टिस के मन में आया कि अरे यार ये 5 लोग अच्छे लगते हैं मुझे, ये नाम देता हूँ प्रेसिडेंट को और वो बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी ड्यूटी है, किस बात की ड्यूटी है, कि वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से पूछेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पहले से सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। मतलब मान लो यार कि 20 जज ऑलरेडी है, 13 सीट खाली है, 33 भरनी है ना अपन को, तो जो 20 है उनमें से जो 4 सबसे सीनियर मोस्ट होंगे उनसे सीजीआई पूछेगा कि ये 13 सीट जो भरने वाली है इनमें किस किस को अपॉइंट करूं। तो सिंपल सी बात है, सीजीआई का अकेले की इच्छा नहीं चलेगी, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि और भी 4 लोगों से पूछे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, जजेस के केस ऑफ 1998, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनसे पूछा जाए फिर आपके अपॉइंट होंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीजीआई को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट सबसे पूछने के बाद, और बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं सीजीआई से पूछने के बाद। तो आई होप यहाँ तक का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप ज़रूर लिखिए, आप क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच।